हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कैलाश शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। तो स्टूडेंट मैं बेटा इससे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, तो 3 लेक्चर में सर्कुलर मोशन के दे चुका हूँ। ये 4th वाला है। तो सर्कुलर मोशन में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कोणीय वेग के बारे में बता रहा था, ठीक है। कोणीय वेग बता रहा था आपको, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, उसमें न्यूमेरिकल बताए मैंने आपको, ठीक है बेटा। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, कोणीय वेग पढ़ लिया। अब इसके बाद हमने रिलेशन पढ़ लिया, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, कोणीय वेग ओमेगा पढ़ा था हमने, ओमेगा थीटा अपॉन टी अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, ये आना चाहिए हमें, ठीक है। ठीक, हमने ये भी पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी पढ़ लिया था। न्यूमेरिकल देखेंगे इसके आगे, ठीक। कोणीय वेग अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। हमने ये रिलेशन भी देखा था बेटा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये वाला रिलेशन अच्छे से देखा था, समझा था इस रिलेशन को, हमें समझ में भी आया था ये रिलेशन, ठीक है। ये देख लिया था। अच्छा, ओमेगा के मैंने बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल बताए, अभी तो बहुत और रह गए, तो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखा जाए और समझा जाए। तो बेटा अब आता है कि कोणीय त्वरण क्या है। क्या चीज़? कोणीय त्वरण। ध्यान से समझिएगा और गौर करिएगा किस चीज़ को, कोणीय त्वरण के बारे में अच्छे से समझिएगा। क्या होता है, वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है। उससे पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। ध्यान से सुनिएगा आप। वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? नंबर 1, एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नंबर 2, असमान वृत्तीय गति। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये है। अब क्या है, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति होती है, और असमान वृत्तीय, ये ध्यान से लिख लीजिएगा आप, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई कण असमान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे कहते हैं असमान वृत्तीय गति, ठीक है। तो जो कोणीय त्वरण आएगा वो इस वाली गति में आएगा, इस वाली गति में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। तो आइए ज़रा यहाँ पर हम डालते हैं हेडिंग, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्या होगा, ओमेगा कैसा होता है यहाँ पे, नियत। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो कोणीय त्वरण अल्फा क्या हो जाएगा, 0, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ क्या होगा, ओमेगा नियत नहीं होगा। अब ओमेगा नियत नहीं होगा तो अल्फा भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है इन दोनों में। चलते हैं अब किसकी बात करें, कोणीय त्वरण की। अब कोणीय त्वरण की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से समझते हैं कोणीय त्वरण क्या है, ठीक है। देखो, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाते हैं। किससे? अल्फा से। यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तब अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी, ये कर सकते हो आप, ठीक है। ये
यानी कि अब औसत कोणीय त्वरण औसत कोणीय त्वरण को क्या कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 T2 माइनस का T1, यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। जरूरत पड़ने पर आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण क्या होगा, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये जरूरत पड़ने पर इस इक्वेशन को आप और कुछ लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ऐसा यहाँ पर डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो इंटीग्रेशन कर दो तो डी ओमेगा हो गया बेटा, अल्फा डी टी हो गया। अब समाकलन है तो समाकलन क्या होता है, डी एक्स का समाकलन एक्स, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड। तो जाहिर है डी ओमेगा क्या क्या हो जाएगा, ओमेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डी टी। तो ये भी मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। आई होप आपको अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है बेटा। अच्छा ठीक, तो आप ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे, मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। इसको देखते हैं इधर और समझते हैं क्या है। ये हो गया, ओमेगा बता दिया, अल्फ़ा और ये रिलेशन आ सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल एक साथ लास्ट में देख लेंगे, अच्छे से समझने लेकिन, ठीक है। चलो अब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक ओमेगा निकलवाए, ऐसे क्वेश्चन करवाए तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसका मात्रक, देख लो ओमेगा का मात्रक, या सॉरी अल्फा का मात्रक। अल्फा का मात्रक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी होता है, तो यहाँ क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। विमा देखोगे तो क्या आएगी बेटा, विमा इसकी यहाँ पर ऊपर तो L टू पावर 0, ठीक है, कुछ नहीं होगा वहाँ पर, और यहाँ क्या आएगी टी स्क्वायर, क्या आएगी L टू पावर 0 टी टू पावर -2। और या आप ऐसा कर सकते हो टी टू पावर -2, सिंपल ये लिख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते हो। तो कोणीय त्वरण के बारे में बता रहा था आपको, ये आप देख लीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे क्या है, कोणीय त्वरण व स्पर्शीय त्वरण या रेखीय त्वरण कह दीजिए, रेखीय त्वरण में रेखीय त्वरण कहिए या इसको स्पर्शीय त्वरण कहिए, में संबंध। अच्छे से देख लीजिएगा बेटा, बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपको यहाँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इनमें रिलेशन देख लें, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। देखो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। ये मैं बता देता हूँ यहाँ से, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मान लो कोई वृत्तीय पथ पर कण गति कर रहा है। अब कण गति कर रहा है तो असमान वृत्तीय गति कर रहा है। कैसे कर रहा है ये, असमान वृत्तीय गति। कैसी, असमान वृत्तीय गति होनी चाहिए, तभी इसके चाल में परिवर्तन होगा। ये चाल है, क्या है, चाल, चाल में परिवर्तन होगा अलग अलग। यहाँ V1 होगी, यहाँ V2 होगी, यहाँ V3 होगी, यहाँ V4 चाल होगी, अलग अलग चाल निकल के आएगी,
ठीक है, चाल में परिवर्तन होगा, चाल में परिवर्तन होगा तभी तो यहाँ पर भाई वृत्ति गति कैसी होगी, ये असमान वृत्ति गति होगी। यहाँ पर वृत्ति गति कैसी आएगी, असमान वृत्ति गति के केस में ही केवल कोणीय त्वरण हो सकता है। लिख लीजिएगा, असमान वृत्ति गति के केस में ही कोणीय त्वरण उत्पन्न हो सकता है। एक समान वृत्ति गति होगी तो जाहिर है चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाल में परिवर्तन नहीं होगा तो कोणीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोणीय वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोणीय त्वरण भी नहीं होगा। चलिए, तो अब यहां क्या देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा यहां पर। तब यदि चाल में परिवर्तन हो तो, या ऐसा असमान वृत्ति गति के लिए अब असमान वृत्ति गति कैसी है, ये यानी कि कभी कहीं ज़्यादा स्पीड हो रही है, कभी कहीं कम स्पीड हो रही है। तो असमान वृत्ति गति के लिए क्या होना चाहिए एक्चुअली, तो वेग में तो यानी कि चाल में तो परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन नहीं है, चाल में परिवर्तन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब आर तो कांस्टेंट है क्योंकि त्रिज्या तो जैसी है वैसी रहेगी, त्रिज्या में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। अच्छा, तो आर ऐसे रहा, अब ओमेगा में भी चेंज आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ये समझना अच्छे से, आपको ध्यान से समझिएगा, डी वी अपॉन डी टी यहाँ पर। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, चूंकि यहाँ देखिएगा डी वी अपॉन डी टी बराबर है ए टी, क्या है ए टी, स्पर्शीय त्वरण। कौन सा बेटा, स्पर्शीय त्वरण, स्पर्शीय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। स्पर्शीय त्वरण, चाल में परिवर्तन है ये, यह चाल में परिवर्तन है, क्या है ये, चाल में परिवर्तन है, परिवर्तन की दर है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ये असमान वृत्ति गति के केस में ही ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं और दूसरी बात क्या है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या है, कोणीय त्वरण। ये तो अभी मैंने पढ़ाया था अल्फा, तब यहाँ से रिलेशन क्या आया आपके, यहाँ से रिलेशन आपके आया, जो वो देखिएगा जरा, यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, यहाँ से रिलेशन आएगा आपके लिए, ध्यान से समझिएगा, वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। बहुत अच्छा, आर एल्फा। आप इनका सदिश रूप लिखना चाहते हैं तो वैसे ही कर लीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का वेक्टर फॉर्म वैसे सेम सदिश रूप इसका करोगे तो ए टी वैक्टर इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, तो मुझे ये अच्छे से रिलेशन आना चाहिए, इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें मुझे सब ये रिलेशन सारे पता होना चाहिए, ए टी क्या होता है, ए टी ये स्पर्शीय त्वरण है, ठीक है, अच्छे से समझ आना चाहिए स्पर्शीय त्वरण। तो यहाँ देखो ज़रा क्या है, ये है ना, जैसे यहाँ चलेगा, ये ए टी है असमान वृत्ति गति के लिए, ये ए टी है असमान वृत्ति गति के लिए, ये ए टी है असमान वृत्ति गति के लिए, ए टी स्पर्शीय त्वरण, ये ए टी बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे। ये तभी हो सकता है जब असमान वृत्ति गति होगी, एक समान वृत्ति गति है तो ये ए टी कभी आएगा ही नहीं, समझ में आया कि मेरी बात को, और अल्फा भी नहीं आएगा कभी, ठीक। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको, ठीक है। अच्छा, चाल में परिवर्तन की दर है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट करिएगा, आपको और कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या, कुछ आप और रिलेशन देखिए, आप देखना चाहते हो कुछ और, तो क्या, आओ ज़रा मैं मिटा देता हूँ इसको।
क्या और रिलेशन क्या हो सकते हैं बेटा? कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं तो बात ये है कि जैसे ढंग से और देखा जाए तो जैसे देखो, मैं एक तरफ लेता हूँ रेखीय गति, ठीक है, रेखीय गति एक तरफ लिखता हूँ और एक तरफ लिखता हूँ वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रेखीय गति वृत्तीय गति, जरा ध्यान सुनिएगा। यहां मैं करता हूं कौन सा, नंबर 1 रेखीय विस्थापन। अब यहां रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन क्या है, जैसे x, यहां कौन सा आएगा, कोणीय विस्थापन आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आगे काम आएगा बेटा। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में आपको सबसे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया जहां घूर्णन गति है, ठीक है। मैं अभी बता देता हूं और वहां भी बताए जाएंगे ताकि आपको याद रहे। ध्यान से सुनिए, जैसा वहां है रेखीय गति में वैसा ही कोणीय गति में है, सेम कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन में क्या होता है, थीटा, ठीक है। यह आएगा रेखीय वेग। अब रेखीय वेग मैं अगर देखूं तो रेखीय वेग यहां पे क्या होता है, v, यहां क्या होता है, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग यहां क्या होता है, कोणीय वेग यहां होता है r ओमेगा। ध्यान सुनिएगा, यानी कि कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा, ठीक, ये हो गया। अच्छा, समय तो समय रहता ही है, यहां भी समय t है और यहां भी समय t है, t। अच्छा, यहां त्वरण आएगा, त्वरण क्या आता है यहाँ, a, ठीक है। अच्छा, यहां क्या आएगा, कोणीय त्वरण आएगा। कोणीय त्वरण यहाँ क्या है, यहाँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन है और वो क्या है, अल्फा, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ तो रेखीय गति है और यहाँ वृत्तीय गति है। अब जरा मैं फॉर्मूले लिखता हूँ कुछ, जैसे यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस का AT है, तो ऐसे यहाँ क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यहाँ देख लीजिए ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा t। ध्यान से देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल होंगे इस पर। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस का AT, तो यहाँ आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा t। ये ओमेगा अंतिम कोणीय वेग, ये प्रारंभिक यानी कि ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है टाइम, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पर, जैसे यहाँ है v, जैसे s इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू ले लो आप, तो x इक्वल टू ut प्लस का हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ये है। तो सेम ऐसे यहाँ क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस का हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ax, तो यहाँ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ऐसे ही सेम इसी के पैरेलल में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा। बहुत अच्छा है। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है यहाँ, x इज इक्वल टू जैसे t वें सेकेंड पर एक्स टी इज इक्वल टू, याद है ना आपको, t वें सेकेंड पर विस्थापन, तो यहाँ क्या आता था, एक्स टी इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ ऑफ अल्फा क्या आया, हाफ ऑफ a 2t माइनस का 1। यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे ही थीटा t इज इक्वल टू, यहाँ कोणीय विस्थापन हो जाएगा उसकी जगह, यहाँ क्या आएगा, ओमेगा प्लस हाफ ऑफ अल्फा 2t माइनस का 1। ये फॉर्मूले हैं, जैसे वहाँ प्रूफ होते हैं वैसे यहाँ प्रूफ हो जाते हैं, कराने की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है इतना लेंदी, सिंपल आपको जैसे ये प्रूफ किए गए वैसे ये किए गए। तो जैसे लीनियर मोशन है, जैसे रेखीय गति है, वैसे ही वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति में यही फॉर्मूले हैं, ये यूज़ होने हैं, आगे हम और पढ़ेंगे। तो मैं इसके अगले वीडियो में आपको इनसे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल बता दूंगा, फटाफट से आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ इतना नोट कर लीजिए। थैंक यू।